प्रीवियस क्लास में हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में स्टडी की थी। लॉरेंज फोर्स के साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर में हमने F1, F2, F11, F12, F13, F14, F21, F22, F3, F23, F4 इस तरह से F44 तक हमने वैल्यू निकाल के उसके मैट्रिक्स बनाई थी। उस मैट्रिक्स के जरिए हमने बताया था कि वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर। अब यहाँ पर आज आपका टॉपिक है, वो एक पार्ट अलग था, ये पार्ट अलग है। यहाँ पर ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द्रव्यमान केंद्र के लिए निर्देशित तंत्र। ठीक है, अब पहले बात आती है द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। ठीक है, किसी फ्रेम के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो किस कंडीशन में कहते हैं, हम कहते हैं जब किसी भी निर्देशित तंत्र के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो गया XYZ, उस निर्देशित तंत्र के अंदर अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुन लेना इसका, किसी भी फ्रेम में, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किसी भी बॉडी का जब सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर उपस्थित हो, ओरिजिन के ऊपर। मतलब ये जैसे आपके पास कोई फ्रेम है, इस फ्रेम में एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है अगर ये ओरिजिन पे उपस्थित है तो इस तरह का जो निर्देशित तंत्र होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रखा है, ओरिजिन के ऊपर। अभी अगर ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका मोमेंटम जीरो गया, इसका मतलब इसको कहते हैं जीरो मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको, जीरो मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेंटर ऑफ मास की परिभाषा क्या होगी, अगर कोई भी बॉडी का सेंटर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ओरिजिन पर उपस्थित हो तो वो फ्रेम क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसको सी फ्रेम के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सी फ्रेम। ठीक, और अगर जो ओरिजिन है वो सेंटर बिंदु पर, मूल बिंदु पर उपस्थित है, ओरिजिन पर उपस्थित है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको और क्या कहा जाता है, मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दूसरा आता है आपके पास, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया, एक और आता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नाम से पता चल रहा है लेबोरेटरी मतलब किसी बॉडी का संपूर्ण स्ट्रक्चर या उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी जिस सिस्टम के अंदर एनालाइज की जाए वो क्या कहलाता है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई भी बॉडी हो गई, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कैलकुलेट की जाए वो कहलाती है लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो परिभाषाएं होगी, सिंपल सी दोनों परिभाषाएं हैं, दोनों आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। अब यहां से हमारा जो टॉपिक निकल के आता है, डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल हमारा टॉपिक है आज, इसका इनिशियल टॉपिक है डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्थायी कणों का क्षय। ठीक है, डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। अब हमारा स्टार्ट यहां से होता है। पहले बात कर रहे हैं डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। कोई पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, अनस्टेबल है, वो डीके हुआ, डीके होने के बाद वहां से दो प्रोडक्ट निकले जिसमें एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो अगर पार्टिकल स्टेबल पोजीशन में है तो उसका जो मोमेंटम होगा
और एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, उन दोनों का मान क्या रहेगा? दोनों का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। और जो फोर्स मोमेंटम है वो अनस्टेबल पार्टिकल मान लो पी म्यू है, तो जो प्रोडक्ट वहां से जनरेट हुए उनका जो मोमेंटम है वो होगा P1 म्यू और P म्यू 2। तो यहां से देखो आप, स्टेबल पार्टिकल है, ये स्टेबल पार्टिकल है आपके पास, ठीक है। इस स्टेबल पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है, स्टेबल पार्टिकल है जिसका मास m है, रेस्ट कंडीशन में है, तो इसका मोमेंटम 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, और फोर्स मोमेंटम क्या होगा? P म्यू, ठीक। फोर्स मोमेंटम क्या हो जाएगा? P म्यू, इसको हटा दो, सेम लगेगा नहीं तो। अब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये क्या है? अनस्टेबल पार्टिकल। ये डिसइंटीग्रेट हुआ दो पार्टिकल्स के अंदर, एक का मास मान लो m1 है, प्लस एक का मास मान लो m2 है। एक का मास क्या है? m1 है और एक का मास m2 है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? P1, इसका मोमेंटम क्या होगा? P2। काइनेटिक एनर्जी T1 T2 और ये फोर मोमेंटम P1 म्यू। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक अनस्टेबल पार्टिकल है, वो डिसइंटीग्रेट हुआ, दो पार्टिकल में जनरेट हुआ, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। इनिशियली जब अनस्टेबल पार्टिकल स्टेबल पोजीशन अनस्टेबल है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, फोर मोमेंटम P म्यू है। m1 के लिए मोमेंटम P1 P2 है और T1 T2 है, काइनेटिक एनर्जी और P1 म्यू P2 म्यू। ये दोनों इसके लिए क्या है? दोनों इसके लिए क्या है? ये फोर मोमेंटम। नाउ फोर मोमेंटम ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। अब हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने चार मोमेंटम निकाले थे फोर वेक्टर के अंदर, P1 P2 P3 P4। P1 P2 P3 ये तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जो P4 हमने निकाला था उसका मान क्या था? आयोटा E बाई C। तो यहां पर जो डायरेक्शन डिपेंडेंट मोमेंटम है उनका मान तो क्या है? 0। तो इसको हम लिख सकते हैं P म्यू इक्वल टू P आयोटा E बाई C। तो P का मान तो क्या है यहां पर अनस्टेबल के लिए? 0 आयोटा E बाई C। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन होगी। अब E है, रेस्ट में है वो यहां पर, तो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा? P म्यू इक्वल टू 0 आयोटा MC स्क्वायर बाई C, आयोटा MC स्क्वायर बाई C। नाउ for momentum for m1 क्या है इसका? P1 म्यू, ठीक। तो इसका क्या होगा? P1 आयोटा E1 बाई C। क्या हो जाएगा इसका? आयोटा E1 बाई C। अब E1 क्या है? टोटल एनर्जी। यहां पर पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहेगी। तो इसका जो मान होगा P1 आयोटा T1 प्लस M1 C स्क्वायर डिवाइडेड बाई
सी। ठीक, सिमिलरली P2 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 आइटा T2 प्लस M2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, चारों वैल्यू आ गई, P1 P म्यू आ गई, P1 म्यू आ गई, P2 म्यू आ गया। नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाउ फ्रॉम law of conservation of momentum, now from law of conservation of momentum, P mu is equal to P1 mu plus P2 mu। using 2, 3 and 4 in 5, तो 0 आयोटा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाई C इक्वल टू P1 आयोटा T1 प्लस M1C स्क्वायर डिवाइडेड बाई C प्लस P2 ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, यहां से 0 आयोटा MC स्क्वायर बाई C, P1 प्लस P2 और आयोटा दोनों तरफ कॉमन है तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, आयोटा बाई C कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ above equation, on comparing both side of above equation we can write 0 equal to P1 plus P2, 0 equal to P1 plus P2, ये हो जाएगा P1 equal to minus P2। ठीक, और एंड ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6 एंड ये हो गया आपके पास आयोटा बाई C MC स्क्वायर इक्वल टू आयोटा बाई C T1 प्लस M1C स्क्वायर प्लस T2 प्लस M2C स्क्वायर। ठीक है, आयोटा से आयोटा तो कैंसिल हो गया, आयोटा सी से आयोटा सी तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपके पास MC स्क्वायर इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस M1 प्लस M2 C स्क्वायर। तो M बराबर क्या हो गया आपके पास यहाँ T1 प्लस T2 का C स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, M इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई C स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, मास आ गया टोटल, ये तो टोटल मास आ गया इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डिसइंटीग्रेट पार्टिकल्स मास, इन दोनों के उसमें रेशियो में आ गया। अब यहां पर देखो आप, इसके अंदर देखो आप
काइनेटिक एनर्जी है T1 प्लस T2 बाई सी स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां से, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m1 प्लस m2, क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है ना। या हम इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं m इक्वल टू क्या हो गया, T1 प्लस T2 बाई सी स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। ये मास तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, साथ के साथ जो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है यहां से। तो उस केस में भी हम इसको सिंपली कह सकते हैं m ग्रेटर देन m1 प्लस m2। इसका मतलब डेल्टा m बराबर हो जाएगा आपके पास m माइनस m1 प्लस m2। ठीक, इक्वेशन नंबर 8 ये क्या हो गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यहां पर तीनों की, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4, इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है T1 और T2 की। तो पहले हम T2 की निकाल लेंगे, T1 का सिमिलरली हो जाएगा कैलकुलेशंस फॉर T2। T2 के लिए कैलकुलेशन करना है हमें यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल टू क्या होगा, P म्यू, और P1 म्यू इक्वल टू होगा P म्यू माइनस P2 म्यू, इक्वेशन नंबर 9। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 9 हो गई। नाउ टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, नाउ टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 9, P1 म्यू डॉट P1 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, P म्यू माइनस P2 म्यू ठीक है, P2 म्यू माइनस, नाउ ये हो गया आपके पास P1 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू P म्यू स्क्वायर माइनस 2P म्यू प्लस 2P म्यू का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर 10। अब हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हमें यहाँ पर इन सब का मान निकालना है, P1 म्यू, P2 म्यू, इन सब का मान निकालना है। तो P म्यू डॉट P म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 आयोटा MC स्क्वायर अपॉन C डॉट फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 आयोटा MC स्क्वायर बाई C। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। प्रोडक्ट है तो ये तो सब 0 हो गए, ये आपस में प्रोडक्ट होंगे तो आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर M स्क्वायर C4 बाई C स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस M स्क्वायर C स्क्वायर। किसका मान आ गया, ये P म्यू का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11। सिमिलरली P1 म्यू डॉट P1 म्यू क्या हो जाएगा, P1 कोमा आयोटा E1 बाई C स्क्वायर
डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया, ये हो गया आपके पास P1 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर E1 स्क्वायर C4। ठीक, प्लस हो गया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो, क्योंकि P1 प्लस P2 प्लस P4 ये सारा होगा तो आयोटा से आयोटा वाला हो जाएगा, बाकी बाकी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1x P12 P1x प्लस P1y P1z, तो x वाला हो जाएगा, आयोटा से आयोटा वाला हो जाएगा, और ये जो लास्ट क्वांटिटी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर, P1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर C4। E/C होता है ना ये, तो ये हो गया आपके पास C स्क्वायर। वी नो डेट E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C की पावर 4, ऐसा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C की पावर 4। इक्वेशन नंबर 12 13। यूजिंग 13 इन 12, 13 को किसके अंदर पुट कर दिया, 12 के अंदर, तो P1 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर माइनस E1 की जगह क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4 डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास P1 स्क्वायर C स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4 डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस रहेगा यहाँ पर, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा P1 म्यू स्क्वायर ही आ जाएगा माइनस M नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 14, P1 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस M नॉट स्क्वायर। नाउ मास ऑफ पार्टिकल इज क्या है, m1। सो इक्वेशन 14 बिकम P1 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 15। सिमिलरली P2 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस M2 स्क्वायर C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 16। तीन मान तो निकल गया हमारे पास, P1 का स्क्वायर निकल गया, P2 का स्क्वायर निकल गया, P म्यू का स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें जिसकी जरूरत है वो ब्लैक बोर्ड पे है। अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, क्या बचा हमारे पास, P म्यू डॉट P2 म्यू। ठीक, P म्यू का मान क्या है, 0 आयोटा MC स्क्वायर बाई C डॉट P2 आयोटा T1 प्लस M2 C स्क्वायर डिवाइडेड बाई
सी। T2 का मान निकालना है ना हमें, इसलिए इस एनर्जी को यहाँ पर यूज किया हमने। कैलकुलेट कर लो दोनों को आपस में। ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया आयोटा स्क्वायर बाई सी, आयोटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और आपस में क्या हो जाएगा ये एम सी स्क्वायर T2 प्लस M2 सी स्क्वायर बाई सी से सी तो हो गया, ठीक। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस M T2 प्लस M2 सी स्क्वायर। किसका मान हो गया ये, ठीक। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पर हमें निकालना एक्चुअली में क्या है T2। ये चारों वैल्यू हमने निकाल ली उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर T1 का निकालेंगे तो P2 म्यू स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर P2 म्यू स्क्वायर के लिए वैल्यू निकाल देंगे तो उससे आ जाएगा। अब हमें ये इक्वेशंस 10 के अंदर यूज करनी है। कौन कौन सी, 11, 15, 16 और 17, ठीक। यूजिंग इलेवन, 15, 16 एंड 17 इन 10 के अंदर यूज करना है। तो पहला तो हो गया माइनस M1 स्क्वायर सी स्क्वायर, पहला चीज तो हो गया। पी म्यू की जगह आ गया माइनस M स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो गया 2m T2 प्लस M2 सी स्क्वायर, ठीक। लास्ट क्या बचा हमारे पास, माइनस M2 स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशंस आ गई, बाकी की अब हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया आपके पास 2m T2 प्लस 2m M2 सी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाओ, माइनस M1 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर सी स्क्वायर। या हमें जो T2 निकालना है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये M स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर माइनस 2m M2 सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देखो M स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2m1 M2, माइनस M1 का स्क्वायर का इंटू सी स्क्वायर, तो 2m T2 इक्वल टू, यहां देखो इसको M स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2m1 M2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, M माइनस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या आपके पास, A स्क्वायर B स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया 2m T2 इक्वल टू M माइनस M2 क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B A प्लस B माइनस M1 माइनस M2 प्लस
m1 c²। ठीक, तो ये हो गया आप c²। इसको क्या लिख सकते हो, m माइनस m1 प्लस m2। ये हो गया m माइनस m2 प्लस m1 इंटू c²। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, डेल्टा m के बराबर। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा m माइनस m2 प्लस m1 c²। एक तो ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब इसमें दूसरा केस है हमारे पास, अगर हम इसको चाहें तो m1 की m2 की फॉर्म में लिख सकते हैं इस चीज को। ये तो एक वैल्यू आ गई, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, m2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको 18 आ गई है। यूजिंग 8 इन 18, तो ये हो गया आपके पास 2m_t2 इक्वल टू डेल्टा m माइनस m2। m1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखो, m1 की जगह क्या हो जाएगा, m1 उधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, तो ये हो गया आपके पास m1 की जगह m माइनस डेल्टा m माइनस डेल्टा m माइनस m2। ठीक, इंटू c²। तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, डेल्टा m इक्वल टू 2m माइनस 2m2 माइनस डेल्टा m c²। ठीक, तो यहां से जो T2 का मान आया वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा m इक्वल टू 2m से 2m तो कैंसिल हो गया, तो क्या 1 2m2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या m2 अपॉन m। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा m बाई 2m इंटू c²। तो ये हो गया T2। सिमिलरली T1 का मान क्या होगा, डेल्टा m 1 माइनस m1 बाई m माइनस डेल्टा m 2m c²। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, T1 भी आ गया और T2 भी आ गया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपके पास।